प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने मलेशिया दौरे पर जाएंगे। 7 फरवरी को पीएम सलामत दतांग मोदी जी कार्यक्रम में शामिल होंगे और भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम में 10 से 12 हजार लोग शामिल होंगे। हाल ही में पीएम मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में मलेशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय की तारीफ की थी। इस दौरे के दौरान पीएम द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। यूरोपियन यूनियन से डील के बाद अमेरिका की टेंशन बढ़ रही है। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले हफ्ते अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। उससे पहले जयशंकर ने भारत में अमेरिका के राजदूत और ट्रंप के करीबी सर्जियो गोर से मुलाकात की है। दोनों के बीच व्यापार और डिफेंस सेक्टर को लेकर बातचीत हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर के अमेरिकी दौरे के दौरान दोनों देश ट्रेड डील को लेकर नई कोशिश कर सकते हैं। सर्जियो गोर ने जयशंकर से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया एक्स पर लिखी, और भी बहुत कुछ आने वाला है, देखते रहिए। इससे ट्रेड डील को लेकर पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जर्मनी के साथ जल्द ही $10 बिलियन की पनडुब्बी डील पर वो कर सकता है। वहीं दोनों देशों के बीच बातचीत अंतिम दौर में है। मार्च के अंत में जर्मनी के रक्षा मंत्री भारत दौरे पर आ सकते हैं और उसी दौरान डील पर साइन होने की संभावना है। जर्मनी की TKMS कंपनी के साथ मिलकर भारत की सरकारी कंपनी MDL ने इन पनडुब्बियों का निर्माण करेगी। इस सौदे में टेक्नोलॉजी का भी पूरी तरह से ट्रांसफर होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 78वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर राजघाट पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। राष्ट्रपति और पीएम ने बापू की समाधि पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने कहा कि बापू का व्यक्तित्व देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने हमेशा स्वदेशी पर जोर दिया, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का भी आधार स्तंभ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने दिल्ली में मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम का आयोजन किया। हाथों में मनरेगा चोर गद्दी छोड़ की तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रोटेस्ट में जयराम रमेश, पवन खेड़ा, अजय माकन समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें कि पिछले साल केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना से बापू का नाम हटा दिया था और विकसित भारत जी राम जी कर दिया था। बिहार की नीतीश सरकार ने रीलबाज सरकारी कर्मचारियों की नकेल कस दी है। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी कर्मचारियों को सोशल मीडिया अकाउंट खोलने से पहले इजाजत लेनी होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना, विवादित पोस्ट डालना या सरकारी नीतियों पर व्यक्तिगत राय देना गंभीर कदाचार माना जाएगा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बीजेपी विधायक रमेश खटीक के शिक्षक भाई भागचंद की चेकिंग के दौरान सिपाही से झड़प हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल नेताजी के भाई किसी की बाइक छुड़ाने थाने पहुंचे थे। बिना हेलमेट के उन्होंने अपने साथी से कहा कि बाइक उठा लो और चल। तभी एक सिपाही ने बाइक की चाबी निकाल ली, जिससे वो भड़क गए और सिपाही से बोले कि गाड़ी को घर तक पहुंचा। जवाब में सिपाही ने कहा कि मैं किसी का नौकर नहीं, जनता का नौकर हूं। शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगने पर भड़के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने वाराणसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। शंकराचार्य ने कहा कि अब मुख्यमंत्री को हिंदू होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। गौहत्या नहीं रोकने वाले असली हिंदू नहीं हो सकते। अगर आप हिंदू हैं तो 40 दिन के अंदर यूपी में गौहत्या पूरी तरह रोककर और गौ माता को राज्य माता घोषित करके दिखाएं, यही आपका प्रमाण पत्र होगा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के मान मनोबल की कोशिश फेल हो गई है। शंकराचार्य ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये बात अब पीछे छूट गई है। हमने माफी मांगने के लिए 11 दिनों का वक्त दिया था। आपको बता दें कि लखनऊ के 2 बड़े अधिकारी शंकराचार्य को माघ मेला स्नान के लिए मनाने की कोशिश में जुटे थे। शंकराचार्य ने इसके लिए मेला प्रशासन के सामने 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त माफी की थी और दूसरी शर्त सम्मान के साथ स्नान के लिए ले जाने की थी, लेकिन बात नहीं बनी। बांग्लादेश से आए हिंदू परिवारों को लेकर योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के अत्याचारों से परेशान होकर भारत आए हिंदू परिवारों को बसाया जाएगा। मेरठ में रह रहे विस्थापित हिंदू परिवारों को योगी सरकार घर बनाने के लिए जमीन देगी। कानपुर देहात की रसूलाबाद तहसील में हर परिवार को 30 साल के पट्टे पर आधा एकड़ जमीन दी जाएगी, जिसे 2 बार रिन्यू कराया जा सकेगा। मेरठ में इस वक्त 99 विस्थापित बंगाली हिंदू परिवार रह रहे हैं। असम की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिमंता ने असम के लोगों से मियां को परेशान करने की अपील की है। हिमंता ने मियां का मतलब बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए बताया है।
असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि मियां को इतना परेशान करो कि वो असम छोड़ दे। अगर कोई मियां रिक्शा के लिए 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए ही दो। गुजरात एटीएस ने नवसारी से गिरफ्तार आतंकी फैजान के हवाले से बड़ा खुलासा किया है। इस्लाम और पैगंबर के खिलाफ बयान देने वाले यूपी के 7 हिंदुवादी नेता फैजान शेख की हिट लिस्ट में थे। फैजान ने इन सभी को मारने का प्लान बनाया था। फैजान ने जिन लोगों के नाम लिए हैं वो सभी हिंदुवादी हैं और गौरक्षा से जुड़े हैं। रामपुर का रहने वाला है फैजान, पेशे से दर्जी है। उसने अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पिस्टल भी खरीदी थी। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की मौत मामले में कई शक और सवाल उठ रहे हैं। शक की सुई साध्वी के पिता की तरफ भी घूम रही है, जिसकी वजह है एक सोशल मीडिया पोस्ट। दरअसल साध्वी की मौत के 4 घंटे बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट जारी हुआ था, जिसने मामले को और उलझा दिया। पिता ने सफाई देते हुए कहा कि ये पोस्ट उन्होंने ही करवाया था। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और साध्वी का मीडिया हैंडल करने वाले से पूछताछ भी जारी है। जोधपुर की साध्वी की मौत मिस्ट्री और उलझ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ नहीं पता लग पाया, यानी मौत की वजह का खुलासा नहीं हो सका। अब विसरा को प्रिजर्व करके केमिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अब पूरे मामले में जहर देकर मारने और सुसाइड के एंगल से जांच शुरू कर रही है। आपको बता दें कि 28 जनवरी को साध्वी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। जयपुर में फुटपाथ और सड़कों पर बने अवैध मंदिर को हटाया जाएगा। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने फुटपाथ और सड़कों पर बने अवैध मंदिर को हटाने और मूर्तियों को दूसरे मंदिरों में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। मामले में अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी। आपको बता दें कि पहले भी अवैध अतिक्रमण को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिस पर कार्रवाई कर नगर निगम ने अतिक्रमण हटा दिया था, लेकिन मंदिर को नहीं हटाया गया था। तिरुपति लड्डू विवाद मामले में सीबीआई की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने कोर्ट में फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी है। फाइनल चार्जशीट के मुताबिक लड्डू प्रसाद में पशु चर्बी की पुष्टि नहीं हुई है। अब इसे लेकर राज्य का सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। वाईएसआर सीपी ने सीएम नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण से झूठे आरोप लगाने पर माफी मांगने की मांग की है। वाईएसआर सीपी ने कहा कि सीएम नायडू ने लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। हालांकि एसआईटी ने अपने चार्जशीट में साफ कहा है कि मिलावटी घी का इस्तेमाल जरूर हुआ था। मध्य प्रदेश के किसानों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी राहत दी है। सीएम ने सोयाबीन भावांतर योजना की 4थी किस्त जारी कर दी है। योजना के तहत 1,17,000 किसानों के खातों में 200 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि किसानों के सम्मान और समृद्धि में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सरकार किसानों की ढाल बनकर हमेशा साथ खड़ी है। सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक की तर्ज पर सरगुजा ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा ओलंपिक का लोगो और शुभंकर गजरू लॉन्च किया। इस मौके पर सीएम साय ने सरगुजा की जनता को शुभकामनाएं दी और कहा कि बस्तर की तरह सरगुजा की खेल प्रतिभाओं को भी क्षमता दिखाने का अच्छा मंच मिलेगा। सीएम ने 12 खेल विधाओं में लगभग 3,50,000 खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये संख्या सरगुजा अंचल के युवाओं के उत्साह, ऊर्जा और खेल के प्रति समर्पण को दिखाती है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने प्रगति पोर्टल के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका काफी अहम है। ये प्लेटफॉर्म मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की सोच को जमीन पर उतार रहा है और योजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद कर रहा है। सीएम साय ने बताया कि प्रगति पोर्टल के जरिए 85 लाख करोड़ से ज्यादा लागत की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को गति दी जा चुकी है। प्रगति पोर्टल पर छत्तीसगढ़ से जुड़े 200 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 183 का समाधान हो चुका है। इस तरह समाधान दर 91% से ज्यादा रही है।